Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि जब हम कोई मेडिकल रिसर्च पढ़ते हैं तो उसके नतीजों पर कितना भरोसा करें? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि रिसर्च में जो डेटा इकट्ठा हुआ है उसे कैसे समझा गया है, कैसे इस्तेमाल किया गया है। सही बात है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। डेटा के प्रकार। हमारे पास डेटा के प्रकार .pdf नाम के दस्तावेज से कुछ अहम जानकारी है, खास तौर पर क्लिनिकल रिसर्च और बायोस्टैटिस्टिक्स के नजरिए से देखेंगे। तो आज का मिशन है इन 4 बुनियादी डेटा प्रकारों को समझना: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। जी। हम देखेंगे कि ये क्या है, इनके उदाहरण क्या है रोजमर्रा की रिसर्च में, कुछ आयुर्वेदिक संदर्भ भी लेंगे और सबसे जरूरी ये जानना क्यों अहम है कि किस डेटा के साथ कौन सा सांख्यिकीय विश्लेषण, मतलब कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट सही बैठता है। हाँ, क्योंकि गलत विश्लेषण से तो नतीजे बिल्कुल गड़बड़ हो सकते हैं। जिसके 4 पायदान है। अच्छा एनालॉजी है। हाँ, हर पायदान पिछले से ज्यादा जानकारी देता है। सबसे नीचे से शुरू करें। जरूर। पहला पायदान है नॉमिनल डेटा। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है पर शायद सबसे सरल यही है ना? बिल्कुल। नॉमिनल डेटा, जिसे हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, वो असल में बस नाम या लेबल होते हैं। नाम या लेबल। हाँ, ये चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, पर इन ग्रुप्स के बीच कोई क्रम या रैंकिंग नहीं होती। कोई ऑर्डर नहीं होता। कोई ऑर्डर नहीं। जैसे अलग अलग रंग हो, लाल, नीला, हरा, आप बस उन्हें पहचान सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि लाल नीले से ज्यादा है या कम। अच्छा। तो यहाँ गणित, जैसे औसत निकालना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब मीन नहीं निकाल सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस गिन सकते हैं कि हर कैटेगरी में कितने हैं, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो क्लिनिकल रिसर्च में इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे मरीज का लिंग, पुरुष, महिला। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। या ब्लड ग्रुप ए बी ओ। हाँ। या फिर किसी स्टडी में कौन किस ग्रुप में है, किसे दवा मिली, किसे प्लेसिबो। ये सब बस अलग अलग कैटेगरीज हैं। और इनमें कोई स्वाभाविक क्रम नहीं है? बिल्कुल नहीं। पुरुष महिला से बेहतर या बदतर नहीं। नहीं ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी से ऊंचा है, बस अलग हैं। और अगर आयुर्वेदिक संदर्भ में देखें तो, जैसे प्रकृति। हाँ बिल्कुल। आयुर्वेद में प्रकृति होती है वात, पित्त, कफ। ये शरीर की मौलिक संरचना बताते हैं। ये अलग अलग प्रकार हैं, इनमें कोई क्रम नहीं। ठीक है। या फिर किसी लक्षण का होना या न होना, हाँ या नहीं, ये भी नॉमिनल है। तो अगर औसत नहीं निकाल सकते तो इस डेटा का विश्लेषण कैसे करते हैं? क्या देखते हैं इसमें? हम मुख्य रूप से गिनती देखते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी और प्रतिशत। अच्छा। यानी हर कैटेगरी में कितने लोग हैं या कितनी चीजें हैं, स्टडी में कितने पुरुष कितनी महिलाएं थीं, किस ब्लड ग्रुप के कितने मरीज थे। और दिखाते कैसे हैं इसे? दिखाने के लिए बार चार्ट या पाई चार्ट अच्छे रहते हैं, विजुअली क्लियर हो जाता है। और अगर ये देखना हो कि 2 नॉमिनल चीजें जुड़ी हैं या नहीं, जैसे क्या खास ब्लड ग्रुप वालों में कोई बीमारी ज्यादा होती है? हाँ, उसके लिए टेस्ट होते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर। हाँ, खे स्क्वायर। ये बताता है कि ग्रुप्स के बीच जो अंतर दिख रहा है वो सिर्फ चांस की बात है या वाकई कोई पैटर्न है। ठीक है, समझ गई। तो नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम या कैटेगरी, कोई क्रम नहीं। अब सीढ़ी के अगले पायदान पर चलते हैं। जी। ऑर्डिनल डेटा। यहाँ क्रम आ जाता है। सही कहा। जी हाँ, बिल्कुल। ऑर्डिनल डेटा में कैटेगरी तो होती है नॉमिनल की तरह, लेकिन उनमें एक स्वाभाविक क्रम या रैंक भी होता है। एक ऑर्डर होता है। हाँ, आप बता सकते हैं कि एक कैटेगरी दूसरी से ऊंची है या नीची। जैसे किसी दौड़ में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, पता है ना, पहला दूसरे से बेहतर, दूसरा तीसरे से। तो रिसर्च में इसके उदाहरण? ये बहुत आम है, जैसे कैंसर के चरण, स्टेज 1, 2, 3, 4। हाँ,
ये तो सुनना है। हमें पता है कि स्टेज 4 स्टेज 1 से ज्यादा गंभीर है, एक क्रम है, या दर्द का स्तर हल्का, मध्यम, गंभीर। लाइट, मॉडरेट, सिवियर। बिल्कुल, यहाँ भी क्रम है। सर्वे में पूछे जाने वाले सवाल भी अक्सर ऑर्डिनल होते हैं। वो वाले, कितने सहमत हैं आप? हाँ, वही, बिल्कुल असहमत से लेकर बिल्कुल सहमत तक। इन्हें अक्सर 1 से 5 तक नंबर दे देते हैं, पर ये नंबर सिर्फ क्रम दिखाते हैं। और आयुर्वेद में? वहां भी हैं, जैसे किसी लक्षण की गंभीरता, हल्का, मध्यम, गंभीर, या नाड़ी की गुणवत्ता, धीमी, मध्यम, तेज, या दोष का प्रभुत्व, कम, मध्यम या ज्यादा वात। इन सब में एक ऑर्डर है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था। क्रम तो है, पर कैटेगरी के बीच का जो अंतर है वो बराबर हो ये जरूरी नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑर्डिनल डेटा की। हमें ये तो पता है कि गंभीर दर्द मध्यम से ज्यादा है और मध्यम हल्के से ज्यादा है। हाँ, लेकिन क्या हल्के और मध्यम के बीच का अंतर उतना ही है जितना मध्यम और गंभीर के बीच? हम ये मान नहीं सकते। एग्जैक्टली। हो सकता है मध्यम से गंभीर पर जाना दर्द में बहुत बड़ा जंप हो, जबकि हल्के से मध्यम उतना बड़ा ना हो। वो रेस वाली मिसाल की तरह, पहले और दूसरे में 1 सेकंड का फर्क, दूसरे और तीसरे में 10 सेकंड का। हाँ, बिल्कुल। क्रम तो है, पर फासला, जो इंटरवल है, वो बराबर नहीं है। तो इसका विश्लेषण पर क्या असर पड़ता है? क्या हम यहाँ औसत निकाल सकते हैं, जैसे दर्द का औसत स्तर? टेक्निकली नहीं, क्योंकि औसत या मीन निकालने के लिए ये मानना पड़ता है कि कैटेगरी के बीच का अंतर बराबर है। अच्छा। अगर अंतर बराबर नहीं है तो औसत का मतलब वो अर्थहीन हो जाता है। तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑर्डिनल डेटा के लिए हम अक्सर माध्यिका यानी मीडियन यूज करते हैं। मीडियन, बीच की वैल्यू। हाँ, बीच की वैल्यू, या मोड, जो सबसे ज्यादा बार आए। और विश्लेषण के लिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक, ये क्या होते हैं? ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो डेटा के असल मानों के बजाय उनके रैंक, उनके क्रम पर ध्यान देते हैं। अच्छा, रैंक पर। हाँ, जैसे मैन विटनी यू टेस्ट। हाँ। ये 2 ग्रुप्स की तुलना करता है, ये देखने के लिए कि क्या एक ग्रुप में रैंक्स आमतौर पर दूसरे ग्रुप से ज्यादा या कम है। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये डेटा के क्रम का सम्मान करते हैं, हाँ, बिना ये माने कि उनके बीच का फासला बराबर है। बिल्कुल। हाँ। अगर हम यहाँ टी टेस्ट जैसा कुछ इस्तेमाल करें जो औसत पर आधारित है, तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, बहुत ज्यादा। आप सोच सकते हैं कि कोई दवा काम कर रही है, जबकि असल में वो रैंकों के बीच का जो असमान अंतर है उसकी वजह से नतीजा भ्रामक हो सकता है। तो सही टेस्ट चुनना यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नॉमिनल में सिर्फ नाम, ऑर्डिनल में नाम और क्रम। अब सीढ़ी का तीसरा पायदान, जी। इंटरवल डेटा। यहाँ क्या नया जुड़ता है? इंटरवल डेटा में क्रम तो होता ही है, साथ ही कैटेगरी या मानों के बीच का अंतर भी बराबर और सार्थक होता है। अंतर बराबर होता है। हाँ, अब हमारी सीढ़ी के डंडे बराबर दूरी पर हैं। अच्छा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में तापमान। हाँ, तापमान। 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच 10 डिग्री का अंतर है, और 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच भी 10 डिग्री का ही अंतर है। ये अंतर सार्थक है, मीनिंगफुल है। अच्छा, तो यहाँ हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा था कि हर पायदान पिछले से ज्यादा जानकारी देता है। जी। तो इंटरवल डेटा में क्या कमी रह जाती है जो अगले स्तर पर पूरी होती है? यहाँ कमी है वास्तविक शून्य बिंदु की, ट्रू जीरो। वास्तविक शून्य मतलब इंटरवल स्केल पर शून्य का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज बिल्कुल ही खत्म हो गई है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तापमान बिल्कुल नहीं है, गर्मी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस पानी के जमने का एक बिंदु है, एक रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, इसी वजह से हम अनुपात, रेशो नहीं निकाल सकते। रेशो नहीं निकाल सकते। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से दुगना गर्म है। ओह अच्छा, हाँ ये तो है। हाँ, 10 डिग्री ज्यादा गर्म है ये कह सकते हैं, पर दुगना नहीं, क्योंकि 0 असली 0 नहीं है। ये दिलचस्प है, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि सेल्सियस का 0 असली 0 नहीं है। तो और क्या उदाहरण हो सकते हैं इंटरवल डेटा के? जैसे मानकीकृत परीक्षा स्कोर, IQ स्कोर। IQ? हाँ, अगर हम मान ले कि 100 और 110 IQ के बीच का अंतर उतना ही है जितना 110 और 120 के बीच, तो ये इंटरवल डेटा हो सकता है। लेकिन यहाँ भी 0 IQ का मतलब बिल्कुल बुद्धि नहीं होता। ठीक है। या कैलेंडर वर्ष, साल 2000 और 2010 के बीच 10 साल का अंतर है, 2010 और 2020 के बीच भी 10 साल का। लेकिन साल 0 कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं है, बस एक शुरुआत मानी गई है।
आयुर्वेदिक संदर्भ में सोचें तो शायद कोई वेलनेस इंडेक्स को 0 से 100 तक, अगर ये माना जाए कि स्कोर के बीच का अंतर बराबर है। हाँ, ये एक संभावित उदाहरण हो सकता है, पर यहाँ सावधानी बरतनी होगी। क्यों? कई बार रिसर्च में हम ऐसे पैमानों को इंटरवल मान लेते हैं जबकि वो तकनीकी रूप से शायद ऑर्डिनली होते हैं। अच्छा। जैसे किसी सर्वे में 5 सवालों के जवाब 1 से 5 तक जोड़कर एक कुल स्कोर बना लिया। क्या हम वाकई कह सकते हैं कि स्कोर 20 और 25 के बीच का अंतर ठीक उतना ही है जितना 30 और 35 के बीच है? ये बहस का विषय हो सकता है, पूरी तरह पक्का नहीं कह सकते। समझ गई। तो अगर हम मान लें कि डेटा इंटरवल है तो इसका विश्लेषण कैसे होता है? चूंकि यहाँ अंतर बराबर हैं, तो हम औसत, मीन और मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी चीजें निकाल सकते हैं। मीन और एसडी निकाल सकते हैं। हाँ, और ये सार्थक भी होती हैं। इसलिए हम पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरामेट्रिक जैसे कि टी टेस्ट, 2 ग्रुप्स के औसत की तुलना करने के लिए, या एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, 2 से ज्यादा ग्रुप्स के औसत की तुलना करने के लिए। टी टेस्ट और एनोवा। हाँ, ये टेस्ट हमें बताते हैं कि क्या ग्रुप्स के बीच औसत में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर है। ठीक है, तो अब हम सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर आते हैं। जी, रेशियो डेटा। यहाँ वो वास्तविक शून्य वाली बात आती है जिसकी कमी इंटरवल में थी। एकदम सही। रेशियो डेटा में इंटरवल डेटा की सारी खूबियां होती हैं। क्रम होता है, मानों के बीच का अंतर बराबर और सार्थक होता है। हाँ। ट्रू जीरो। यहाँ शून्य का मतलब है उस चीज का पूरी तरह से अभाव, एब्सेंस ऑफ दैट क्वांटिटी। इसके उदाहरण तो शायद बहुत सारे होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में भी। हाँ, बिल्कुल। खासकर फिजिकल माप, जैसे वजन। हाँ। 0 किलोग्राम का मतलब है कोई वजन नहीं। ऊंचाई 0 सेंटीमीटर मतलब कोई ऊंचाई नहीं। समय अंतराल 0 सेकंड मतलब कोई समय नहीं बीता। अच्छा, इसीलिए यहाँ अनुपात सार्थक होते हैं। रेशियोज में एक सेंस। मतलब 10 किलोग्राम वाकई 5 किलोग्राम का दुगना है। हाँ। 6 फीट लंबा व्यक्ति 3 फीट लंबे व्यक्ति से दुगुना लंबा है। ये तुलना यहाँ मायने रखती हैं। इंटरवल में ये नहीं कर सकते थे। और मेडिकल रिसर्च में बहुत सारे, जैसे मरीज की उम्र 0 साल मतलब जन्म का क्षण, ब्लड प्रेशर 0 mmHg मतलब कोई प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर। हाँ। लैब वैल्यूज जैसे खून में ग्लूकोज की मात्रा 0 mg/dl मतलब ग्लूकोज नहीं है, किसी दवा की डोज मिलीग्राम में 0 mg मतलब कोई दवा नहीं। डोज भी। हाँ। तापमान अगर केल्विन में नापा जाए तो वो रेशियो है। केल्विन। सेल्सियस क्यों नहीं? क्योंकि 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 का मतलब है कोई तापीय ऊर्जा नहीं, वो असली शून्य है, जबकि 0 सेल्सियस सिर्फ पानी का जमाव बिंदु है। ओ, अच्छा, ये फर्क है। जी। आयुर्वेदिक उदाहरण क्या होंगे, जैसे किसी जड़ी बूटी की खुराक, मिलीग्राम या मिलीलीटर में? हाँ, बिल्कुल। 0 मिलीग्राम मतलब कोई खुराक नहीं, या उपचार कितने दिन चला, 0 दिन मतलब कोई उपचार नहीं। दिन। हाँ, या नाड़ी की दर, पल्स रेट, बीट्स प्रति मिनट, 0 BPM मतलब कोई दिल की धड़कन नहीं। तो ये सब रेशियो डेटा है। और चूंकि इसमें इंटरवल डेटा की सारी खूबियां हैं और वो असली शून्य भी है, तो इसका मतलब है कि विश्लेषण के लिए ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ, रेशियो डेटा सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आप सारे गणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, सब कुछ। मीन, एसडी, सब कुछ। हाँ, औसत, मानक, विचलन सब सार्थक हैं। आप टी टेस्ट, एनोवा जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंटरवल में करते थे। ठीक है। इसके अलावा आप और भी एडवांस टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे रेखीय प्रतिगमन या लिनियर रिग्रेशन, ये देखने के लिए कि एक चर दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। रिग्रेशन। हाँ, या उत्तरजीविता विश्लेषण, सर्वाइवल एनालिसिस, ये देखने के लिए कि लोग किसी स्थिति में कितने समय तक रहते हैं। कुछ खास माप जैसे जियोमेट्रिक मीन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी केवल रेशियो डेटा के साथ ही मान्य हैं। तो ये हुई हमारी सीढ़ी पूरी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। हर कदम पर हमें थोड़ी और जानकारी, थोड़ी और गणितीय क्षमता मिलती गई। बिल्कुल। तो अब इन सबको एक साथ देखें तो इसका निचोड़ क्या है? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका निचोड़ मतलब क्रक्स ये है कि आप किस तरह का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये तय करेगा कि आप उसका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। ये गाइड करता है। हाँ। अगर आप गलत विश्लेषण चुनते हैं, मान लीजिए ऑर्डिनल डेटा पर टी टेस्ट लगा देते हैं जो औसत पर निर्भर है, हाँ, जो नहीं करना चाहिए, तो आपके नतीजे भ्रामक या पूरी तरह गलत हो सकते हैं।
ये वैसा ही है जैसे आप पेचकस से कील ठोकने की कोशिश करें, गलत औजार से गलत काम। सही उदाहरण है। संक्षेप में कहें तो नॉमिनल सिर्फ नाम, गिनती प्रतिशत, बार पाई चार्ट, काई स्क्वायर जैसे टेस्ट संबंध देखने के लिए। ऑर्डिनल नाम प्लस क्रम, मीडियन रैंक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे मैन विटनी जो रैंक पर आधारित हों। इंटरवल नाम प्लस क्रम प्लस बराबर अंतर, औसत मानक विचलन, पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे टी टेस्ट, एनोवा। रेशियो नाम प्लस क्रम प्लस बराबर अंतर प्लस असली शून्य। इंटरवल जैसा सब कुछ प्लस अनुपात और ज्यादा उन्नत विश्लेषण। तो मतलब डेटा का प्रकार पहचानना रिसर्च की शुरुआत से लेकर नतीजों तक हर कदम पर गाइड करता है। बिल्कुल। डेटा कलेक्शन कैसे करना है, कौन से सवाल पूछने हैं और फिर कौन से सांख्यिकी तरीके अपनाने हैं, ये सब डेटा के प्रकार पर निर्भर करता है। और क्लिनिकल रिसर्च में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, क्योंकि नतीजों का असर मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य नीतियों पर पड़ सकता है। गलत विश्लेषण से गलत इलाज या गलत नीतियां बन सकती हैं, जाने जा सकती हैं। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब डेटा के प्रकार को समझना सिर्फ एक एकेडमिक अभ्यास नहीं है, इसके असल दुनिया में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया। शुक्रिया। खत्म करने से पहले बस एक और विचार मन में आ रहा था। हाँ बताइए। हमने ये तो समझ लिया कि डेटा का प्रकार पहचानना और सही विश्लेषण चुनना कितना जरूरी है। हाँ? पर क्या ये वर्गीकरण हमेशा इतना सीधा और स्पष्ट होता है? अच्छा सवाल है। कई बार, जैसे हमने वो सर्वे स्कोर वाले उदाहरण में बात की, शोधकर्ता को ये तय करना पड़ता है कि किसी माप को ऑर्डिनल माने या इंटरवल। हाँ, वो ग्रे एरिया। हाँ, वो ग्रे एरिया। ये निर्णय है कि हम इसे ऑर्डिनल मान रहे हैं या इंटरवल, ये विश्लेषण और नतीजों की व्याख्या को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या कभी-कभी ऑर्डिनल डेटा को इंटरवल मानकर विश्लेषण करना व्यावहारिक रूप से ठीक हो सकता है? और अगर हाँ, तो किन शर्तों के तहत? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें रिसर्च पढ़ते या करते समय सोचना चाहिए। मतलब सिर्फ तकनीकी शुद्धता नहीं, बल्कि उसके पीछे की मान्यताएं भी देखनी चाहिए। बेहतरीन नुक्ता। मतलब सिर्फ सही टेस्ट चुनना ही काफी नहीं है, बल्कि डेटा को कैसे मापा और वर्गीकृत किया गया है, उसके पीछे की जो अजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको समझना भी उतना ही जरूरी है। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। बहुत खूब। जी। तो आज के इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।